कि क्या सम्राट चौधरी बिहार के योगी बन पाएंगे। और 9 साल से ज्यादा हो गया सम्राट चौधरी को भी भाजपा ज्वाइन किए, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल जैसे तुरंत आयातित किए और उनको जो है वो बिहार की जिम्मेदारी है इतने बड़े पद पे बिठा दिया। अभी लास्ट विधानसभा में ही जैसे सम्राट चौधरी ने कहा था कि सबकी पोल पट्टी, सबके चिट्ठे मेरे पास है, अगर ठीक से सब लाइन में नहीं आएंगे तो सब मैं खोल करके रख दूंगा। नीतीश बाबू बहुत सॉफ्ट स्पोकन, वो छवि अगर हम सम्राट चौधरी के लिए बनाए तो वो नीतीश बाबू से विपरीत दिखती है। नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद, इस्तीफे के बाद कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरे बिहार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। स्वतंत्रता के बाद पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, अब आज तो एनडीए के जो पूरे विधायकों की जो अभी बैठक हुई थी उसमें भी सम्राट चौधरी के नाम पे मुहर लग गई है, मतलब अब तो तय है कल 11 बजे वो कानूनी तौर पे जो है वो शपथ ले लेंगे और मुख्यमंत्री बिहार के हो जाएंगे। तो बिहार की जनता को शुभकामनाएं और बधाई दोनों एक साथ। और आपने पूछा कि मैं कैसे देख रही हूं, तो ऐसे ही सम्राट चौधरी के नाम को ऐसे ही देखा जा सकता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के इतने सालों की जो मेहनत रही है धरती पर, जो धरातल पर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लिए जो मेहनत करी है उसका एक सबसे मीठा प्रतिफल मैं तो अभी कहूंगी, उसी रूप में इसको देखा जाना चाहिए। एनडीए एक गठबंधन के रूप में बिहार में अपने आप को स्थापित कर चुका है। विशेष रूप से अगर विकास की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर में, विशेष रूप से अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो अब बारी है भाजपा को ये और 4 कदम आगे ले जाने की, और इस पे सबकी नजर रहेगी, बिहार की नजर रहेगी, भारत के पूरे राजनीति की नजर इस बात पर है कि क्या सम्राट चौधरी बिहार के योगी बन पाएंगे। और जो थोड़ी बहुत ऊंच नीच हम लॉ एंड ऑर्डर में के मामले में अभी बिहार को थोड़ा सा सरकता हुआ देख रहे हैं, क्या वो संभाल पाएंगे या नहीं। तो मेरी पहली टिप्पणी तो यही रहेगी। जी नेहा जी। मैम, जिस तरीके से आपने भी कहा कि बिहार में पहली बार बीजेपी को ये मौका मिला है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी उठने लगा है कि बीजेपी के पास, आरएसएस के पास ये अपने संगठन और पार्टी का कोई नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए चयन उन्हीं का हुआ है जो एक समय पे पॉलिटिक्स सीखे, आरजेडी के साथ रहकर, उनके पिताजी हो या फिर उसके बाद जेडीयू में आए, जेडीयू से बीजेपी में आए। सबसे पहले तो ये हमें समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है। विशेष रूप से अगर 2014 के बाद के हम भारतीय जनता पार्टी के पूरे चरित्र पे, पूरे कैरेक्टर पे और उनके राजनीति में आगे बढ़ने के जो उनके तरीके हैं, जो समावेशी विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ पार्टी के तौर पे अगर हम देखें तो आप कह सकती हैं कि हाँ नेतृत्व तो नहीं तैयार किया, लेकिन बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में नेतृत्व तैयार नहीं किया, ये कहना गलत है। आप देखिए जो रूडी है, जो रविशंकर जी हैं, वो सारे बिहार के ही लाल हैं और केंद्र में छक्के लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में नेतृत्व तो जरूर तैयार किया है, लेकिन बिहार के लिए नेतृत्व अपने एक पार्टी या मतलब अगर कहने का तात्पर्य ये है कि कोई संघ बैकग्राउंड का कोई, बिल्कुल जिसने अपनी राजनीति जो है या वो उसने भारतीय जनता पार्टी से शुरू न की हो, तो इसका तो अभाव दिखता है और ये मैं बात में बार बार कहती हूँ। लेकिन 2014 के बाद जो एक समावेशी विचारधारे वाले भारतीय जनता पार्टी को हम देख रहे हैं, तो अभी अब सबसे बड़ा उदाहरण असम में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, अब वो अपने विचारधारा से इतर कभी नहीं जाएगी। इतने सालों में तो हम देख रहे हैं और अभी भी वो जो हमें स्पष्ट रूप से नजर आता है, तो वो एक विचारधारा वाली पार्टी है। तो कोई भी अगर उसके विचारधारा के पैटर्न में फिट बैठ रहा है, उसके मॉडल में, जैसे असम में अभी हमारे जो हेमंता जी हैं वो जो अभी दिखा रहे हैं,
तो अगर वैसे ही सम्राट चौधरी फिट बैठ रहे और आज के आए हुए नेता नहीं है, 9 साल से ज्यादा हो गया सम्राट चौधरी को भी भाजपा ज्वाइन की हुए, और भाजपा से ठीक पहले वो सालों तक जदयू में रहे, मतलब कि एनडीए के एक घटक दल में रहे। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल जैसे तुरंत आयातित किए और उनको जो है वो बिहार की जिम्मेदारी है इतने बड़े पद पे बिठा दिया गया। तो अगर इंडिविजुअल पार्टी के रूप में बात करें तो हाँ, बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तैयार नहीं कर पाई, ये सच्चाई है। लेकिन अगर हम पूरे अभी उनकी विचारधारा को और उनके पूरे जो मैं बार बार कहती हूँ कि समावेशी जो एक कहते हैं ना कि ये लेकर के चल रहे हैं कि सबको लेकर के चलना, अपने रंग में रंग करके, हम अपने रंग में रंग करके दिखाएंगे और तब भारतीय जनता पार्टी तैयार करेंगे। मतलब हम इम्पोर्ट भी करेंगे तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के रंग में ही रंगा हुआ होगा। और उससे भी बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी ने बार बार साबित किया है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर सम्राट चौधरी इस कसौटी पे खड़े नहीं उतरते हैं तो उनको जो है वो उनके हाथ से मौका छीन लिया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर 9 साल से भी आप सम्राट चौधरी को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के रंग में पूरे तरह से रंगे हुए हैं। और सबसे इन सबसे बड़ी बात, उनके पीछे, उनके पीठ पे नीतीश बाबू का हाथ रहा है। नीतीश बाबू की ही पहचान उनकी वो कहते हैं ना कि नीतीश बाबू का वरद हस्त सम्राट चौधरी जी पे रहा है और उन्हीं की तरफ से ये प्रस्तावना आया। मतलब उन्होंने ही कहा कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी से किसी को लाना है तो सम्राट चौधरी। तो बस आगे बस वही आगे का 6 से 8 महीना बहुत क्रूशियल है, देखते हैं क्या होता है। तो आप कह रही है कि बीजेपी रंग में रंग जाता है जो आता है, लेकिन फिर अपोजिशन कहेगा कि ये वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। सम्राट चौधरी की छवि को भी लेकर एक समय पे बड़ा सवाल उठता था और बीजेपी के 9 साल वाले वॉशिंग मशीन में ये 9 साल में धुल गए और आज बिहार के सीएम चयन हो गए। देखिए, सम्राट चौधरी के ऊपर अब अगर आप वॉशिंग मशीन की बात करें तो जिस तरह से बात हेमंता की होती थी या अजीत पवार तो अब नहीं रहे इस दुनिया में, अगर इन लोगों की कैटेगरी में अगर सम्राट चौधरी को रखा जाए तो इस कैटेगरी में सम्राट चौधरी कभी नहीं रहे, कभी उनके ऊपर। हाँ, उनकी एक छवि, उनका एक रुआब है, आप उनकी पर्सनालिटी ही देखिए ना, आप उनको बोलने भी मत दीजिए, बस वो अगर खड़े हो जाए तो एक दबंगों वाली पर्सनालिटी है उनकी, वो उनका व्यक्तित्व है, तो उनके चरित्र में भी दिखता है। अच्छा, और जो शुरुआत जिस समय की रही है, मैं पार्टी राजद के साथ साथ में जिस कालखंड की बात करूंगी कि राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ सम्राट चौधरी का, वो काल ही बिहार के लिए कैसा काल। वहां आप प्रेम से, मिठास से बात करके नहीं देख, तो उनका बिल्डअप ऐसा है सम्राट चौधरी का, आवाज बहुत बुलंद है और ऐसे कोई भ्रष्टाचार। जी मैम, सुशासन बाबू से सीधे दबंग के हाथ में गया बिहार का सत्ता। दबंगई जो है, मैंने कहा उनकी पर्सनालिटी में है। और वो तो आप देखो विधानसभा में भी जब बोलते हैं, अभी लास्ट विधानसभा में ही जैसे सम्राट चौधरी ने कहा था कि सबकी पोल पट्टी, सबके चिट्ठे मेरे पास है, अगर ठीक से सब लाइन में नहीं आएंगे तो सब मैं खोल करके रख दूंगा। तो इस तरह की दबंगई, मतलब कि वो कहते हैं ना कि अगर कई बार जरूरत पड़ती है कि लठैतों से, क्योंकि बिहार की राजनीति और धरातल ऐसा रहा है, उनसे निपटने के लिए कम से कम आपकी पर्सनालिटी और आवाज में और आपके तरीके में तो वो बुलंदी चाहिए ही चाहिए। नीतीश बाबू बहुत सॉफ्ट स्पोकन, उनको आप कभी नहीं देखेंगे, कभी ठीक है आप उम्र के इस पड़ाव पे कभी कुछ कह दिया तो कह दिया, लेकिन बहुत सॉफ्ट, हमेशा स्माइल करता हुआ फेस नीतीश बाबू की ये छवि रही है। मतलब मैं देख करके ही आकलन करने की बात कर रही हूँ, वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो नहीं। तो वो छवि अगर हम सम्राट चौधरी के लिए बनाएं तो वो नीतीश बाबू से विपरीत दिखती है, वो सॉफ्ट नहीं दिखते हैं। और अगर कोई हार्ड दिखता है, कोई दबंग दिखता है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी दबंगई जो है वो अतीक अहमद की तरह और शाहबुद्दीन की तरह हो, ये तात्पर्य नहीं है। बुलंद एक वो जो होना चाहिए पर्सनालिटी। और अभी विशेष रूप से बिहार को मुझे लगता है, मैंने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही थी, गृह मंत्रालय भी सम्राट चौधरी अभी संभाल रहे थे 3-4 महीने से, इस सरकार का जो गठन हुआ था नीतीश बाबू के नेतृत्व में।
तो मुझे लगता है कि जो कि बस वो कहते हैं ना कि जो खड़े हो जाए अगर सभा में, तो जो गलत काम करने वाले हैं वो 2 बार सोचे कि करना है कि नहीं। तो वो पर्सनालिटी सम्राट चौधरी लेकर के आ रहे हैं। उनके ऊपर कोई बड़ा आरोप नहीं है, और अगर आरोप की बात अगर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि अगर साधु यादव वाले और फिर नाम कैसे बदला, और फिर अगर वो सब चर्चा करेंगे तो वो खुद अपने आप में लंबी चर्चा हो जाएगी, जिसका खंडन भी विथ प्रूफ सम्राट चौधरी ने बहुत बखूबी उसी समय किया। तो और अब तो सब जो है वो बिहार की जनता के सामने है। जी नेहा जी। लेकिन मैम हम बात नीतीश कुमार की कर रहे हैं, सम्राट चौधरी की कर रहे हैं, लेकिन यही सम्राट चौधरी है जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए तो मुरेठा बांध कर घूमते थे बिहार में और कहते थे कि नीतीश कुमार से कुर्सी लेकर रहेंगे, और जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया करते थे आज वो होता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार को उस कुर्सी को छोड़ना पड़ा और सम्राट चौधरी ही उस कुर्सी पे आ रहे हैं। तो वो क्या जो दबंगई वाली बात है वो सच होता हुआ दिख रहा है। देखिए, अब इस मामले को तो मैं ये कहूंगी कि इसको तो मैं बहुत पॉजिटिव रूप से देखती हूँ। मैंने उस समय भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ और मैं बार बार कहूंगी कि जैसे नीतीश बाबू दोबारा या मेरे ख्याल से दोबारा या तिबारा जब वापस राजद में गए, तो सम्राट चौधरी एक बिहार के नेता होने के रूप में उन्होंने जो इसकी जो आगे संभावनाएं दिख रही थी, जो बिहार का दुर्भाग्य दिख रहा था राजद के साथ जदयू के गठबंधन से, तो वो उनका गुस्सा बोल रहा था। वो बिहार की जनता के साथ जो नाइंसाफी उस समय नीतीश बाबू ने की, वो नाइंसाफी बोल रही थी, और वो बोलना बहुत जरूरी है। और जो वो तो उनके प्रतिज्ञा को दिखाता है सम्राट चौधरी के कि कैसे उनके लिए बिहार फर्स्ट और होना चाहिए, और वो सिर्फ बोलने से नहीं होता है। तो वो जदयू जिसने सम्राट चौधरी को बनाया, वो उस जदयू के जिस नेता की अगुवाई में वो बने, नीतीश बाबू की अगुवाई में वो जो बने, अगर उन्होंने उनको इतना ओपन चैलेंज दिया, तो क्या ये किसी निजी स्वार्थ के लिए दिया था? नहीं। क्या अहंकारवश दिया था? नहीं। वो बिहार की भलाई को देखते हुए, वो राजद के बैकग्राउंड को देखते हुए, और वो जानते थे कि आज नहीं तो कल नीतीश बाबू फिर से पलटेंगे, क्योंकि नीतीश बाबू की राजनीति में, उनके चरित्र में और उनकी जो परिकल्पना है बिहार को लेकर के, उसमें राजद के साथ कोई मॉडल कभी फिट नहीं बैठता है। हाँ, उन्होंने प्रयास जरूर किया नीतीश बाबू ने, लेकिन वो बार बार मुंह की खाए, और राजद ने बार बार उनको बिल्कुल जो है वो हम जैसे लोग या सम्राट चौधरी जैसे लोग जो जानते थे कि कभी फिट नहीं बैठेगी जदयू और राजद की जोड़ी, वो बार बार राजद ने सच साबित किया। तो सम्राट चौधरी का ये कहना कि मुरैठा बांध दिए, खोलेंगे नहीं, या खोल दिए तो बांधेंगे नहीं, ये निजी स्वार्थ के लिए या कोई निजी जो उनका गोल नहीं था, वो बिहार की भलाई की बात थी। वो बिहार की जनता के साथ जो धोखा उस समय नीतीश बाबू ने किया, वो उस चीज की बात थी। तो इस बात को तो मुझे लगता है कि स्वागत होना चाहिए, और उनके जिह्वा पे सरस्वती थी कि उन्होंने चाहे जिस भी अंदेशे से कहा हो, बात आज कहीं ना कहीं सच तो हो गया, और नीतीश बाबू की विदाई हो गई। और ये भी आश्चर्य कि नीतीश बाबू के पीठ पे सम्राट चौधरी के पीठ पे अगर सबसे बड़ा कोई हाथ रहा तो वो नीतीश बाबू का ही रहा। नीतीश बाबू चले गए आरजेडी में, फिर वापस आए, तो ये बीजेपी की उसी समय से ये प्लानिंग थी कि आज कुछ ही महीने में कुर्सी छोड़नी पड़ी नीतीश बाबू को। अगर 2024 बिहार विधानसभा की बात करें तो बहुत सारे विश्लेषकों ने, इंक्लूडिंग मी, मैंने कहा था कि 6 से 8 महीने नीतीश बाबू रहेंगे, नहीं रहे। उसके बाद वो इस पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर तो नहीं रहेंगे, और ऐसा आकलन और विश्लेषण करने के कई कारण थे। सबसे पहला तो उनका स्वास्थ्य जो बार बार दिख रहा था, वो ठीक हो रहे थे, फिर जो है वो गड़बड़ हो रहे थे, ठीक हो रहे थे, गड़बड़ हो रहे थे। उनके शरीर स्वास्थ्य और जो कहते हैं ना कि जो दिमागी स्वास्थ्य कहते हैं, क्योंकि उनकी बयानबाजियां विधानसभा में जो स्त्रियों को लेकर के आई, जो बाहर भी रही हैं कई बार, मतलब बिल्कुल चौंकाने वाली, जो सब जानते हैं कि जो नीतीश के व्यक्तित्व से कहीं मैच नहीं कर रही थी,
तो उनका स्वास्थ्य सबसे बड़ा कारण, दूसरा सबसे बड़ा कारण गठबंधन धर्म। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और जदयू, बिहार में चाहे बड़े कम से शुरुआत की हो भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अगर पिछले विधानसभा 2019 की बात करें तो डबल से भी ज्यादा लगभग भाजपा के पास सीटें होते हुए नीतीश बाबू को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। और इस बार तो खैर ठीक है 19-20 था, नहीं कहा जा सकता कुछ, लेकिन 5 साल तक गठबंधन धर्म में भाजपा ने अपना धर्म निभाया, क्योंकि वो जान रहे थे कि बिहार की धरती, बिहार की जनता कि अगर कोई सिरमौर है तो वो नीतीश बाबू है, और वो आज भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बिहार की जनता भी अब देख रही है कि उनका स्वास्थ्य, उनकी बयान और शायद अब नीतीश बाबू के लिए एक बहुत सुखद रिटायरमेंट, जो शायद उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रास्ते होते हुए जो है वो आगे बढ़े, इस यही सारे लोगों का आकलन है कि शायद यही हो, तो उस रास्ते पे उनको जो है वो बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अभी भी बहुत कुछ है काम करने के लिए, और यहाँ काम करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है, जो वो ऊर्जा आप शारीरिक रूप से भी कह सकती हैं, मानसिक रूप से भी कह सकते हैं, उसमें नीतीश बाबू और ये जदयू भी एक्सेप्ट करेगी, ये बिहार की जनता भी एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये 1-2 घटना पे नहीं है, ना ही ये 2-4 महीने की बात थी। तो 2024 से ही ऐसी बातें हो रही थी कि चेहरा चाहे नीतीश बाबू हो, नीतीश बाबू के लिए राजनीति की एक नई पारी हमें देखने को मिल सकती है, और बिहार को भाजपा का मुख्यमंत्री मिल सकता है। ये आकलन था, बहुत लोगों का 6 महीने का था, बहुत लोगों का साल भर का था, लेकिन ये था कि ये टेन्योर, वो जो आपने शुरुआत में कहा कि 25 से 30 नीतीश, ये नहीं होगा। ये जो विश्लेषक थे वो जानते थे। नारे लगाने के लिए तो नारे तो बहुत तरह के राजनीति में और चुनाव जीतने के लिए लगाए जाते हैं जी, लेकिन मैम बिहार की जनता भी, और खास करके जेडीयू के कुछ नेता हो या फिर अब विपक्ष से भी बयानबाजी शुरू हो गई है, तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस से अजय राय हो, तमाम लोग ये कहने लगे हैं कि ये जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री थे, आप उनको हटा दिए और अब ये गुजरात से चलेगा बिहार, सीधे कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव को ये बात तब नहीं सूझ रहा था जब एनडीए के अलायंस, मतलब कि जदयू और भाजपा के गठबंधन को बिहार ने जिताया था, और तोड़ करके जब नीतीश बाबू तेजस्वी यादव के साथ 2-2 बार चले गए, और तेजस्वी यादव जो 2-2 बार डिप्टी सीएम बन गए, तो उनको ये आकलन नजर नहीं आ रहा था कि ये बिहार की जनता के साथ धोखा है। इंडी गठबंधन को ये आकलन तब नजर नहीं आ रहा था जब महाराष्ट्र में शिवसेना ने यही काम किया, बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को, और तोड़ करके जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर निकाल दिया। तो ये मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू नहीं होता है। और 2014 के बाद मैं ये बात भी बार बार कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत को तो बहुत कुछ दिया, भारत को एक राष्ट्र के रूप में बहुत कुछ दिया, लेकिन जो पॉलिटिकल अवेयरनेस भारत की जनता में जो भर दिया ना भारतीय जनता पार्टी ने, ये एक बहुत बड़ा मैं कहूंगी कि सुखद जो है वो काम तो खैर डायरेक्टली भाजपा कर नहीं रहा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहने का परिणाम जरूर रहा है। यहाँ की जनता पॉलिटिकली अवेयर हो गई है, तो वो अब आप कितना भी कहेंगे कि अब तोड़ दिया, मन तोड़ दिया बिहार की जनता को, बिहार की जनता तुरंत आपका नाम लेगी, जैसे मैंने अभी कहा, तुरंत महाराष्ट्र बोलेगी। तो ऐसे तमाम उदाहरण है जहां आप अगर ऐसे कुछ बात बोल रहे हैं तो पहले तो खुद उसका आदर्श बनिए, उस मॉडल में पहले खुद को तो फिट कीजिए। तो आपको मौका मिला तो भैया आपने छक्का लगा दिया, और जब दूसरे, अब यहाँ तो ऐसा हुआ भी नहीं, चेहरा तो गठबंधन तो वही था ना, गठबंधन तो वही था, जदयू और भाजपा का ही गठबंधन था, गठबंधन तो तोड़ करके नहीं चले गए। जनता के साथ धोखा वो होता है, और नीतीश बाबू बिहार की जनता के लिए चेहरा कल भी थे, आज भी है, और वो रहेंगे, क्योंकि जब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने तो उनका आधार क्या था? लालू प्रसाद यादव, जंगल राज कंप्लीट। लेकिन सम्राट चौधरी के पास आधार क्या है? नीतीश कुमार, और ये बहुत मजबूत, सुदृढ़ और बहुत जिसको कहते हैं ना कि
प्रेरक आधार रहा है। तो इसके आगे जाने के लिए सम्राट चौधरी जी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नीतीश बाबू की जो छवि बिहार की जनता के मन में है, जो उनके दिमाग में है और सालों साल तक रहेगी, उससे पार पाना ये मुश्किल है। सम्राट चौधरी और भाजपा और एनडीए का ध्यान इस बात पे होना चाहिए। बाकी तेजस्वी यादव की अपनी ही कितनी राजनीतिक धुरी बची है और उनके ही गठबंधन के लोग, राहुल गांधी के साथ क्या हुआ, 6 महीने हुए नहीं अभी बिहार के चुनाव को, वो क्या हुआ, सहनी जी के साथ इन्होंने क्या हुआ, कहाँ है ये लोग। तो और आपका नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपकी अगर जिम्मेदारी हम गिनाने लगे और आपके जो विधानसभा के सत्र चलते हैं तो यूरोप ट्रिप्स गिनाने लगे, तो कुछ जिम्मेदारी आप भी निभा लीजिए, तेजस्वी यादव जी के लिए है जी। लेकिन मैम, क्या जेडीयू के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था? जेडीयू से कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता था? जेडीयू कहीं ना कहीं, क्या जेडीयू एक नीतीश कुमार के इर्द गिर्द तक ही थी? अब आप ये सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, क्षेत्रीय दलों के साथ ये बहुत बड़ी विडंबना है। और बात ये सिर्फ जदयू की नहीं है, आप कोई भी क्षेत्रीय दल जो थोड़ा सा बड़ा है आप देख लीजिए। टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद आपको कौन सा चेहरा दिखता है जो ममता बनर्जी की तरह सशक्त है? नहीं दिखाई देता है। आप साउथ में जेडीएस की बात कर लीजिए, जो हमारे देवेगौड़ा तो प्रधानमंत्री रहे, उनके बाद कौन सा चेहरा आपको दिखा? कुमार स्वामी बहुत कम समय के लिए, और प्रज्वल रेवन्ना तो खैर खत्म ही हो गया है। आपको कौन सा चेहरा दिखता है? नहीं दिखता है। इस मामले में अगर क्षेत्रीय दल में अगर नेक्स्ट लीडरशिप तैयार करने की बात करें, आप मायावती को यूपी में देख लीजिए, कौन है मायावती जी के बाद? कोई नहीं है। तो अगर आप केजरीवाल जी को देख लीजिए, आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, कौन है? कोई नहीं है। तो ये दुर्भाग्य भी ये दुर्भाग्य ही है, मैं कहूंगी कि क्षेत्रीय दल जो है वो अपने परिवार से इतर कोई भी नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप तैयार नहीं कर पा रही है। यही चीज है जदयू के साथ जो मुझे समझ में आती है। अगर आप राजद को ही देखिए तो क्या तेजस्वी यादव कभी भी लालू यादव की परछाई भी बन पाएंगे क्या? जो लालू यादव का राजनीतिक विरासत रहा है, जो एक वो हस्ती रही है, उसके दशांश भी नहीं बन पाए तेजस्वी यादव। तो अब क्षेत्रीय दल क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ये तो आकलन का विषय है। और मैंने आज ही लिखा है कि जदयू भी नीतीश के इतर नहीं तैयार कर पाई लीडरशिप, ये भी दुर्भाग्य ही है जदयू का। हालांकि जदयू में संजय झा जो कार्यकारी अभी अध्यक्ष हैं, ये लोग हैं, बड़ा नाम है, लेकिन अगर आप रेप्लिका बोले तो नीतीश बाबू का रेप्लिका या उनसे 50% भी पॉपुलैरिटी में, क्योंकि जब चुनाव होता है तो सबसे बड़ी चीज जो मायने रखती है वो क्या होती है? पॉपुलैरिटी, आपकी छवि। तो क्या 50% भी संजय झा है क्या? बैलेंसिंग है क्या? नहीं है। तो ये तो अब क्षेत्रीय दलों को देखना पड़ेगा ना, या वो एक पार्टी को किसी एक नेता विशेष तक ही सीमित करना चाहते हैं, या अगर पार्टी का भविष्य बनाना है तब तो नेतृत्व तैयार करना होगा। और ये हर जितनी क्षेत्रीय दल है उन सब की जिम्मेदारी बनती है, अगर अपने पार्टी को बचा के रखना है तो जी। तो क्या अब मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश बाबू के रेप्लिका बन पाएंगे सम्राट चौधरी? उम्मीद है? मुझे लगता है कि उम्मीद है। इसलिए उम्मीद है क्योंकि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी की जो है वो कहते हैं ना कि उनके पूरे जितने भी समय का बिहार में उनकी राजनीति रही है, उनका तोड़ निचोड़ उन्होंने कुछ अर्क निकाला तो सम्राट चौधरी के रूप में निकाला। तो मुझे लगता है और सम्राट चौधरी को साबित करना पड़ेगा अगर उनको अपनी भी कुर्सी बचानी है तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अगर आप नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको कुर्सी से उतारते हुए देर नहीं लगती है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व की लाइन तैयार करती है, ये फर्स्ट, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन। तो अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहेंगे। ये मतलब ये तो खैर कहने की दुराने की बात ही नहीं है। आप
आते हैं सम्राट चौधरी के जो कार्यशैली उनकी, मैं फिर बोलूंगी थोड़ी सी दबंगई वाली है। अभी लॉ एंड ऑर्डर कितने मामले देख रहे हैं, लेकिन हम रिजल्ट सब में ये देख रहे हैं कि अपराधी जो है वो बहुत कम समय में पकड़े जा रहे हैं, और न्याय की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी, मतलब प्रशासन के तौर पे जो है वो तो फास्ट हो ही रही है। बाकी न्यायिक प्रक्रिया जो कोर्ट में होती है उस पर तो खैर कोई टिप्पणी की ही नहीं जा सकती, वो सरकारों की जिम्मेदारी भी नहीं होती है। लेकिन सम्राट चौधरी नीतीश बाबू को पार कब कर पाएंगे, इसमें तो बहुत लंबा समय लगेगा, और बहुत बड़ी चुनौती है ये खुद को साबित करना। बहुत बड़ी चुनौती है सम्राट चौधरी के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और बिहार की जनता के लिए भी, जिसने 2024 में एक ऐसे गठबंधन में अपना विश्वास दिलाया जो जिस नेता के नाम पे, जिस चेहरे के नाम पे चुनाव लड़ा गया, वो अब पीछे है। वो अब नीतीश बाबू ने आज भी कहा कि उनकी गाइडलाइंस रहेंगी बिहार की जनता के साथ और सरकार के साथ, वो रहेंगी भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए बहुत चैलेंजिंग, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चैलेंजिंग, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में जदयू के साथ अब कैसे तालमेल बिठा करके सरकार चलाती है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज। जी नेहा। लेकिन मैम आप कह रही है कि अगर सम्राट चौधरी वैसे कार्य करते हुए नहीं दिखे तो बीजेपी हटा देगी, उसमें देरी नहीं लगेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चेहरा तो है ही नहीं, चेहरे की कमी की वजह से तो सम्राट चौधरी को रखा जा रहा है। आप जानती थी कि भजन लाल शर्मा सीएम बनेंगे? कोई नहीं जानता था, कर रहे हैं। आप और मैं जानते, रेखा गुप्ता जी का नाम दिल्ली में कहीं दूर दूर तक नहीं था, हम और आप नहीं आकलन कर पा रहे थे, नहीं कर सकते हैं। चेहरा निकला जी, बिहार के लिए ऐसा कोई चेहरा क्यों नहीं निकला? देखिए, बिहार के लिए ऐसा कोई चेहरा शायद इसलिए नहीं निकला क्योंकि वहां अभी भी बीजेपी इज नॉट इन मेजॉरिटी, राइट? अभी भी वो गठबंधन की सरकार चल रही है, तो जो भी सीएम फेस होगा उसके लिए जदयू की सहमति और स्वीकृति भी उतनी ही जरूरी है, ये बात समझना होगा। बिहार की राजनीति अभी भी जातीय समीकरण को बांध करके चलती है, ये बात भी स्वीकारना होगा। कोयरी समाज से आते हैं, कुर्मी, कोयरी, लवकुश, ये थर्ड अगर कहें कि एमवाई समीकरण के बाद बिहार में सबसे प्रभावी कोई वर्ग है तो ये लवकुश वर्ग है, उसी वर्ग से आते हैं सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी को सभी ताने बाने पे अभी तो वो द बेस्ट फिट है, वो गठबंधन के लिए भी है, वो जदयू की तरफ से भी ऑल द बेस्ट वाले हैं, ओके वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी में वही मैंने कहा लगभग 1 दशक हो गए सम्राट चौधरी को तो है। तो अभी तो फर्स्ट तो वही है, मैंने क्या कहा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, हो सकता है सेकंड लाइन के लिए हो दिमाग में क्या वो कार्य वो तैयार हो रहे होंगे जमीन पे, हम और आप नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता होता उतना कि उनके कौन से कार्यकर्ता किस लेवल पे कितना काम कर रहे हैं, वो हम और आप इतनी गहराई से नहीं जानते हैं। जो चेहरा समक्ष होता है, हम जानते थे क्या कि ये इन्होंने जो नवीन जी को अभी भाजपा का अध्यक्ष बनाया केंद्र में, मतलब कि पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, सोच सकते थे क्या ये नाम था कहीं परिकल्पना में? नहीं। लेकिन जब वो बन करके आए तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी 3 साल से हर एक प्रदेश से, हर एक क्षेत्र से ऐसे 5 लोगों को, 7 लोगों को का नाम ले रही थी, उनका उनके पूरे क्रियाकलाप का स्टडी कर रही थी। तो ये हम और आप नहीं जानते, ये भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में जानती है, तो वो निश्चित तो और से तैयार कर रहे होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि सम्राट चौधरी उनको मौका नहीं देंगे कि सेकंड लाइन के जो नेता है वो बाहर आए, क्योंकि बहुत बड़ा मौका है और सम्राट चौधरी इसको निभाएंगे, वो मैन ऑफ हिज वर्ड लगते हैं, और शायद नीतीश बाबू से कहीं आगे वो बिहार को लेकर के जाए, ऐसी शुभकामना भी है सम्राट चौधरी जी को। जी नेहा जी। मतलब गठबंधन यानी जेडीयू भी अब चाहता था कि सम्राट चौधरी का मुरेठा खुल जाए। बिल्कुल, क्योंकि मैं आज ही किसी चैनल पे सुन रही थी, कोई बिहार के वरिष्ठ पत्रकार थे, वो बता रहे थे कि नीतीश बाबू का बंगला और हमारे सम्राट चौधरी का बंगला बिल्कुल अगल बगल है, और बीच में सिर्फ एक 7-8 फुट की दीवार है जो बंगला उनको एलोकेट हुए हैं, और एक मतलब एक राजनैतिक परिवेश को छोड़ करके भी पर्सनली भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट सम्राट चौधरी और नीतीश बाबू में रहा है, और वो दिख रहा है।
लोगों ने उसे मतलब जो बहुत नजदीक से कवर कर रहे हैं बिहार की राजनीति को, सम्राट चौधरी को, नीतीश बाबू को, तो वो एक उनके बेटे जैसे मतलब फैमिली मेंबर्स की तरह सम्राट चौधरी नीतीश बाबू के लिए उभर करके आए हैं। अब ये बात हमें आज पता चल रहा है, ठीक है, बंगला आसपास था, ठीक है, मगर उनके रिश्ते कैसे थे पर्सनल तौर पे ये हम उतनी गहराई से नहीं जानते, लेकिन आज चीजें सामने आ रही है। तो कल भाजपा का रूप का इतना कैसे, कब, कैसे कैसे निकलेगा, क्या होगा, इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। चीजें आती रहती है, हम समझने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर के बात यही है कि जो भी निर्णय है वो बिहार की जनता के पक्ष में आए, वो बिहार के पक्ष में आए, और जैसे यूपी एक बीमारू राज्य से बिल्कुल ही ऊपर बहुत आगे निकल चुका है, एक आदर्श राज्य यूपी है, हर मामले में है, वैसे ही बिहार को सम्राट चौधरी बनाएंगे, इसकी शुभेच्छा है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखना होगा कि सुशासन से चलकर जिस तरीके से नीतीश बाबू का सफर शुरू हुआ, अब सम्राट चौधरी के हाथ में है, तो ये दबंगई कैसे चलेगा और बिहार में किस तरीके से उस रेखा पर, नीतीश बाबू के खींचे हुए रेखा पर कैसे सफल उतरेंगे सम्राट चौधरी। फिलहाल सम्राट चौधरी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बीजेपी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई बिहार में होने जा रहा है, लेकिन ये उनके लिए भी आसान नहीं होगा। जिस तरीके से नीतीश बाबू ने बिहार में अपनी छवि बनाई है, जिस तरीके से 20 वर्षों का कार्यकाल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बेमिसाल रहा है, और इस कार्यकाल को किस तरीके से आगे बीजेपी निभाएगी, सम्राट चौधरी निभाएंगे, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी होने वाली है। फिलहाल आप सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।